हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल नेविगेटर। आज की क्लास में हम लोग शुरू करने वाले हैं यूरोप को। आज की क्लास में देखेंगे यूरोप के पॉलिटिकल एस्पेक्ट को। इससे पहले हम लोग नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, कैरेबियन कंट्रीज, साथ ही साथ अफ्रीका को हम लोग कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप देख सकते हैं। आज की क्लास से हम लोग शुरू करेंगे यूरोप के पॉलिटिकल एस्पेक्ट को। तो सबसे पहले देखते हैं यूरोप का मैप। ये जो रीजन देख रहे हैं पूरा का पूरा लाइट कलर में, ये पूरा का पूरा है यूरोप। इसकी अगर हम ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज की बात करें तो सबसे नॉर्थ में पड़ता है आर्कटिक ओशियन, वेस्ट में पड़ता है आपका अटलांटिक ओशियन या आइसलैंड, इसी यूरोप का ही पार्ट है। अगर साउथ की बात करें तो ये रही स्टेट ऑफ जिब्राल्टर से होते हुए मेडिटेरियन सी में आ जाइए। मेडिटेरियन सी में साइप्रस भी यूरोप का ही पार्ट है। वहाँ से आप आएंगे आइगन सी, ये है डार्डेनालिस, ये है सी ऑफ मरमरा और ये है बॉस्फोरस स्टेट। वहाँ से आप पहुँच जाएंगे ब्लैक सी में और ये है कॉकस माउंटेन। तो ये कॉकस माउंटेन से होते हुए यहाँ पे कई सारे कंट्रीज हैं जैसे जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान। फिर आप कैस्पियन सी के जरिए रसिया में पहुँचिए, ये है उराल माउंटेन पड़ता। उराल माउंटेन का जो ईस्ट साइड रसिया है उसको एशियन रसिया या एशिया में कंसीडर किया जाता है। जो वेस्ट साइड पे रसिया है इसको यूरोपियन रसिया कंसीडर किया जाता है, यूरोप में काउंट किया जाता है। तो ये हो गई ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज यूरोप की। एक साइड आर्कटिक, एक साइड अटलांटिक, एक साइड मेडिटेरियन, यहाँ पे कॉकस और ये है उराल माउंटेन। तो ये है ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज किसकी, यूरोप की। इसमें कई सारे कंट्रीज आपको बाई कॉन्टिनेंटल या ट्रांस कॉन्टिनेंटल भी मिलेंगे। जैसे तुर्की का ये वाला भाग जो देख रहे हैं इसको बोला जाता है यूरोपियन तुर्की, क्योंकि ये जो हमने बाउंड्री बताई डार्डेनालिस, सी ऑफ मरमरा और बॉस्फोरस से अलग करती है, वो इसके ऊपर का भाग यूरोप में कंसीडर किया जाता है और इससे नीचे जो तुर्की है उसको हम लोग एशिया में कंसीडर करते हैं। तो ये डिवीजन हो गया। यहाँ पे तुर्की भी ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्रीज हो गए। ऐसे कॉकस रीजन के जो जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, ये भी दोनों में कंसीडर किए जाते हैं, एशिया में भी और यूरोप में भी। रसिया तो आप देख ही रहे हैं कि बहुत बड़ा हिस्सा रसिया का यूरोप में कंसीडर किया जाता, तो ये भी एक तरह से ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री हो गया। तो ये हैं कुछ कंट्रीज यूरोप के। अगर हम ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज की बात कर ही चुके हैं, जैसे एक साइड आर्कटिक, अटलांटिक, मेडिटेरियन और एक साइड उराल माउंटेन, कैस्पियन सी और कॉकस माउंटेन से अलग होता है एशिया से। तो ये है कुछ बॉर्डर, आपको ध्यान रखना है कि कहाँ से डिमार्केट करते हैं हम लोग यूरोप को। साथ ही साथ कुछ ट्रांजिशन रीजन की बात भी कर ली हमने, जैसे टर्की हो गया, दोनों में कंसीडर किया जाता है। रसिया की हमने बात की, उराल माउंटेन के जो ईस्ट में पड़ता है वो एशिया में आता है और वेस्ट वाला यूरोप में आता है। कॉकस रीजन के हमने जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान की बात की, वो भी दोनों यूरोप और एशिया में आते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह जब बात आती है कि टोटल कितने कंट्रीज हैं यूरोप में, तो वहाँ पे कई जगह आपको 44 मिलेगा और कई जगह पे 50, 44 और 50 मिलेगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कई सारे हमने बात की ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्रीज हैं, इनकी वजह से वो दोनों में काउंट किए जाते हैं, एशिया में भी यूरोप में भी। तो इस वजह से कहीं आपको 44 लिखा मिलेगा और कहीं मिलेगा 50। लेकिन अगर आपको कहीं आंसर टिक करना है तो सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड जो है वो है 44 कंट्री, तो आप वहाँ पे 44 ही टिक करेंगे। ये देख रहे हैं यहाँ पे सारे के सारे यूरोप के कंट्रीज लिखे हैं, साथ ही साथ उनके फ्लैग भी बने हैं। तो टोटल इसमें आपको 50 फ्लैग दिख रहे होंगे, क्योंकि इनमें वो भी कंट्रीज शामिल किए गए हैं जो ट्रांस कॉन्टिनेंटल हैं, जैसे कि कजाकिस्तान हो गया, तुर्की हो गया, रसिया हो गया, आर्मेनिया हो गया, जॉर्जिया होगा, अजरबैजान हो गया, साथ ही रहा जॉर्जिया। तो इस तरह से अगर आप 6 कंट्रीज को निकाल देंगे तो आपके पास कितने कंट्रीज बचेंगे? 44। तो सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड आंसर कौन सा है? 44। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम लार्जेस्ट कंट्री की बात करें तो रसिया ही सबसे बड़ा कंट्री है यूरोप का। लगभग 40% एरिया ये यूरोप कंटिनेंट का रसिया के पास ही है। वहीं दूसरा सबसे बड़ा कंट्री है यूक्रेन। याद भी रख सकते हैं, आजकल इन दोनों का आपस में वार भी चल रहा है। तो रसिया सबसे बड़ा हो गया और यूक्रेन जो है दूसरा सबसे बड़ा यूरोप का कंट्री हो गया। लेकिन अगर
पूछा जाए कि ऐसा कौन सा यूरोप का सबसे बड़ा कंट्री है जो इंटायरली यूरोप में ही है, तब आप वहाँ पे कौन सा टिक करेंगे, यूक्रेन को टिक करेंगे, क्योंकि रसिया तो एशिया में भी कंसीडर किया जाता है। तो ये हो गया आपका लार्जेस्ट कंट्री। वहीं अगर हम स्मॉलेस्ट कंट्री की बात करें तो स्मॉलेस्ट कंट्री है वेटिकन सिटी। एक चर्च है बेसिकली, लगभग 0.49 स्क्वायर किलोमीटर का इसके पास एरिया है। छोटा सा एक कंट्री है ये, वर्ल्ड का भी स्मॉलेस्ट कंट्री यही है। इसमें मात्र 746 लोग ही रहते हैं। तो जो चीज़ें याद रखने वाली हैं वो ये है कि कहाँ पड़ता है वेटिकन सिटी। ये इंटायरली इटली के अंदर पड़ता है वेटिकन सिटी। रोम के बगल में, इटली की जो कैपिटल है रोम, उसके बगल में है वेटिकन सिटी। तो ये एक फैक्ट याद रखना, कई बार पूछा जा चुका है कि कहाँ पड़ता है, इटली में पड़ता है बेसिकली। साथ ही एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी वेटिकन सिटी आता है। साथ ही साथ अगर ये इंडिपेंडेंट कंट्री है तो इसका अपना फ्लैग भी होगा, तो ये रहा इसका फ्लैग। तो ये कुछ फैक्ट याद रखने हैं आपको वेटिकन सिटी के बारे में। बात कर लेते हैं हम लोग यूरोपियन यूनियन की। अक्सर लोग कंफ्यूज रहते हैं, पूरे यूरोप को ही यूरोपियन यूनियन मान लेते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि यूरोपियन यूनियन कैसे अलग है यूरोप से। बेसिकली ये कुछ कंट्रीज का यूनियन है, ये उसका फ्लैग है। यूरोपियन यूनियन बेसिकली 28 कंट्रीज का एक ग्रुप हुआ करता था, लेकिन अब जो है इसमें टोटल 27 मेंबर ही हैं। कुछ दिन पहले ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम जो है ये यूरोपियन यूनियन से अलग हो गया, जिसको हम लोग ब्रेग्जिट बोलते हैं। ब्रिटेन का एग्जिट यूरोपियन यूनियन से ही ब्रेग्जिट कहलाता है। तो ये हो गया आपका ब्रेग्जिट। क्या है ये, 2016 में यहाँ रेफरेंडम हुआ था एक, जिसके जरिए 31 जनवरी 2020 को यूनाइटेड किंगडम अलग हो गया यूरोपियन यूनियन से। तब इसमें टोटल 27 मेंबर ही हैं यूरोपियन यूनियन में। तो ये रहा टोटल 27 मेंबर। कैसा संगठन है, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक संगठन है ये यूरोपियन यूनियन। राजनैतिक और आर्थिक संगठन है। इस बना कैसे था, ट्रीटी ऑफ मैस्ट्रिक्ट के जरिए बनाया गया था। कब बना था, नवंबर 1 1993 में। तो ये कुछ फैक्ट हैं यूरोपियन यूनियन के बारे में जो आपको याद रखने हैं। काम कैसे करता है यूरोपियन यूनियन, तो कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं जिनके जरिए काम करता है। एक तो यूरोपियन कमीशन, जो लेजिस्लेशन, कौन से कानून बनेंगे उनको प्रपोज करता है। साथ ही साथ एक यूरोपियन पार्लियामेंट भी है, जिसके मेंबर ईयू के सिटीजन इलेक्ट करते हैं, वो इनको रिप्रेजेंट करते हैं यूरोपियन पार्लियामेंट में। साथ ही साथ एक है काउंसिल ऑफ यूरोपियन यूनियन, जो यूरोपियन यूनियन के मेंबर कंट्रीज हैं उनके गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे रहते हैं, हर एक देश को रिप्रेजेंट करते हैं। साथ ही साथ एक यूरोपियन काउंसिल भी है, जो ये डिफाइन करती है कि यूरोपियन यूनियन की पॉलिटिकल डायरेक्शन और प्रायोरिटीज क्या होंगी, उन्हीं के आधार पे कानून बनाए जाते हैं। उन कानून का हर एक ईयू कंट्री पालन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो इसको इंश्योर करने के लिए एक कोर्ट भी है, जिसे कोर्ट ऑफ जस्टिस बोला जाता है। साथ ही साथ इनकी मॉनेटरी पॉलिसी कैसी होंगी, इनकी करेंसी को मैनेज करना है, तो उसके लिए एक यूरोपियन सेंट्रल बैंक भी है। तो इन इंस्टीट्यूशन के आधार पे ही यूरोपियन यूनियन काम करता है, जिसमें इनकी अपनी पार्लियामेंट भी है, कोर्ट भी है और एक बैंक भी है। तो इन्हीं के आधार पे काम करता है यूरोपियन यूनियन। साथ ही साथ जो इनका सबसे बड़ा अचीवमेंट है वो है सिंगल मार्केट। सिंगल मार्केट क्या है कि अगर एक देश से दूसरे देश में कोई भी सामान जाता है तो उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगाया जाएगा, फ्री होगा, फ्रीली मूवमेंट होगा, चाहे वो गुड्स हो, सर्विसेज हो, मनी हो या पीपल हो। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है सिंगल मार्केट का। मान लिया अगर नॉर्वे से स्वीडन जा रहे हैं और स्वीडन से जा रहे हैं आप फिनलैंड, तो नॉर्वे चूँकि मेंबर नहीं है यूरोपियन यूनियन का, वहीं स्वीडन और फिनलैंड मेंबर हैं, तो यहाँ से यहाँ पे टैक्स लगेगा। वहीं यहाँ से यहाँ अगर कोई मूवमेंट होता है किसी भी गुड्स का, सर्विस का, तो कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। तो ये चीपर होगा कंपेयर टू यहाँ के। तो ये फ़ायदा है इस यूरोपियन यूनियन का सिंगल मार्केट होने का। साथ ही साथ एक टर्म आता है यूरो जोन। यूरो जोन क्या है, यूरोपियन यूनियन की जो करेंसी है उसको हम लोग बोलते हैं यूरो। टोटल मेंबर हैं यूरोपियन यूनियन में 27, लेकिन 20 मेंबर ऐसे हैं जिनकी ऑफिशियल करेंसी यूरो हो चुकी है। अब वहाँ की जो करेंसी है ऑफिशियल, उसको यूरो बोला जाता है। लेकिन अभी भी 7 कंट्रीज ऐसे बचे हैं जिनकी
ऑफिशियल करेंसी अलग अलग है, उनकी ऑफिशियल करेंसी यूरो नहीं है। हालांकि वहाँ पे यूरो एक्सेप्ट किया जाता है लेकिन ऑफिशियल करेंसी नहीं है। तो जो कंट्रीज की ऑफिशियल करेंसी यूरो हो चुकी है उनको हम लोग यूरो जोन बोलते हैं। यूरो जोन में आते हैं वो कंट्री जिनकी ऑफिशियल करेंसी भी यूरो हो चुकी। तो ऐसे कुल 20 कंट्रीज हैं। 7 कौन कौन से कंट्रीज हैं जिनकी अभी भी अपनी ऑफिशियल करेंसी यूरो के अलग चलती है, जैसे बुल्गारिया हो गया, चेक रिपब्लिक, डेनमार्क, हंगरी, पोलैंड, रोमानिया और स्वीडन। तो ये 7 कंट्रीज हैं जिनकी करेंसी अभी भी अलग है। ये देख रहे होंगे आप यूरोपियन यूनियन का मैप है। तो किसमें विशेष फोकस करने वाला है कि कौन कौन से कंट्री मेंबर नहीं है। जैसे आइसलैंड देख रहे होंगे मेंबर नहीं है, नॉर्वे मेंबर नहीं है यूरोपियन यूनियन का, स्वीडन और फिनलैंड मेंबर हैं। यूनाइटेड किंगडम अभी हमने बताया कि 2020 में अलग हो चुका है, तो ये भी नहीं है। आयरलैंड वहीं पार्ट है यूरोपियन यूनियन का। इधर देख रहे होंगे ये स्विट्जरलैंड दिख रहा है, ये भी पार्ट नहीं है। और यूक्रेन बेलारूस देख रहे हैं, ये भी पार्ट नहीं है किसके, यूरोपियन यूनियन के। कुछ यहाँ पे कंट्रीज हैं जैसे बोस्निया हर्जेगोविना, सर्बिया, ये सब जो हैं, अल्बानिया, ये सब पार्ट भी नहीं है इसके। हालांकि साइप्रस यहाँ देख रहे हैं ये पार्ट है इसका। तो ये कुछ कंट्रीज हैं जो एक्सक्लूडेड हैं यूरोपियन यूनियन से, तो इनको आपको ध्यान रखना है। तो ये था यूरोपियन यूनियन। आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में हम देखेंगे बाकी जो पॉलिटिकल एस्पेक्ट बचा है, जैसे कौन कौन से बाल्टिक कंट्रीज हैं, कौन से आइबेरियन पेनिनसुला पे आने वाले कंट्रीज हैं, कौन से स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं। तो उन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच।